मात्र 12 साल की एक लड़की एक कमरे के अंदर पड़ी हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। जब भी कभी उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके आजू बाजू में केवल वो नंगे लोगों को पाती है। उन लोगों में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और छोटी उम्र के लोग भी हैं। जगह बदल जाती है, कमरा बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज जो नहीं बदलती वो होता है उसके साथ होने वाला गंदा काम। असल में उस लड़की का बलात्कार किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है। और गैंग रेप करने वाले एक दो लोग नहीं बल्कि पूरे 200 लोग होते हैं। एक ऐसी मासूम 12 साल की लड़की जिसके साथ 200 लोग गैंग रेप करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब से 3 महीने पहले। बांग्लादेश की रहने वाली 14 साल की एक लड़की एक दिन अपने स्कूल जाती है। असल में वो 9th क्लास की एक स्टूडेंट है। अपने स्कूल जाती है और अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करती है। उसका रिजल्ट आया था। जैसे वो रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। वो रोने लगती है और अपने टीचर्स के सामने गिड़गिड़ाकर बस एक ही बात बोलती है कि मुझे पास कर दो, क्योंकि अगर मुझे पास नहीं किया गया, मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे, डांटेंगे और एक एक रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। लेकिन टीचर्स इस केस में कुछ भी नहीं कर पाते। स्कूल की छुट्टी होती है, वो लड़की घर की तरफ निकलती है, लेकिन घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। रास्ते में उसे रूबी नाम की उस लड़की की एक पड़ोसन मिलती है। रूबी उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो मासूम लड़की भी रूबी को बहुत अच्छे से जानती थी। लड़की रूबी को अपनी सारी बात बताती है कि कैसे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गई और अगर घर जाएगी तो उसके माँ बाप उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे। रूबी उस लड़के से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने घर ही तो नहीं जाना, इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें दूंगी। और रूबी उस लड़की को बहला फुसला कर उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें इस देश से भी बाहर निकाल दूंगी जहां पर तुम्हारे माँ बाप तो क्या, तुम्हारे किसी पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर साया नहीं पड़ेगा। और रूबी नाम की वो औरत अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस लड़की को कोलकाता से मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई आने के बाद वो उसे एक परिवार में ठहराती है। उस परिवार में एक हस्बैंड था और उसकी वाइफ थी और छोटी छोटी और भी कई सारी लड़कियां वहां पर थी। वो लड़की उन लड़कियों के साथ रहना शुरू कर देती है, खाना खाती है। लेकिन एक दिन दोपहर को उसी परिवार का बुजुर्ग आदमी, यानी जिसका वो घर था, उसी में से एक बुजुर्ग आदमी उस लड़की के पास आता है और उसे गंदे तरीके से टच करना शुरू कर देता है। तो यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे जीवन की जो इस मासूम बच्ची के जीवन को पूरी तरह से नरक बना देता है। असल में वो व्यक्ति उस लड़की का रेप करता है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति, पूरी तरह से बूढ़ा व्यक्ति 14 साल की मासूम लड़की का रेप करता है, उसका बलात्कार करता है और उसे उसी कंडीशन में छोड़ देता है। दोबारा आता है और दोबारा भी उसके साथ उसी तरीके का घिनौना काम करता है। एक बार को उसके दिमाग में यह भी नहीं आया कि जिसके साथ वो ऐसा काम कर रहा है वो उसकी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की है। एक ऐसी लड़की जिसने अभी तक अपना बचपन भी अच्छे से नहीं जिया था, जिसे यह भी नहीं पता कि सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है या सेक्सुअल एक्टिविटीज क्या होती है। वो उसका रेप करता है और रेप तक तो चीजें ठीक थी। वो उस लड़की को हार्मोन्स ग्रो करने के इंजेक्शंस भी लगाता है ताकि वो लड़की मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद में अपने उस घिनौने काम का एक वीडियो बनाता है, उसका रेप करते हुए वीडियो बनाता है और उस वीडियो को दिखाकर उस लड़की को धमकाता है ताकि वो अपनी जुबान कहीं पर भी ना खोल सके। बस यहीं से ये सिलसिला चालू हो जाता है। जगह बदलने लग जाती है। मुंबई की ही कई सारी जगहों पर उस लड़की को ले जाया जाता है, कमरों के अंदर ले जाया जाता है। जब भी वो लड़की मना करती थी अपने साथ कुछ भी करने से तो उसे बेहोशी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक दो नहीं, उसके साथ इसी अंदाज में बहुत सारे लोगों ने, यानी तकरीबन 200 लोगों ने गैंगरेप करा। बारी बारी से वो लोग उसके पास जाते थे। अगर वो मना करती थी तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया करते थे और उसके साथ जबरदस्ती किया करते थे। अब जगह बदल रही थी, लोग बदल रहे थे। कोलकाता से उस लड़की को मुंबई लाया गया, मुंबई में उसका बलात्कार किया गया। मुंबई से उस लड़की को गुजरात के नाडियाड जगह पर ले जाया जाता है, वहां भी उसके साथ बलात्कार किया जाता है। अब यह गिनती बढ़ते बढ़ते 200 से भी ज्यादा लोगों की हो गई थी। वो मासूम लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में उसने ये कैसा कदम उठा लिया। उस रूबी नाम की औरत को और खुद को वो बच्ची बार बार कोस रही थी कि उसने अपनी मजबूरी उसे क्यों बताई और उस लड़की ने उसके साथ क्या कर दिया। मुंबई से गुजरात और गुजरात से मुंबई उस लड़की को कई बार लाया जाता है, लेकिन वो लड़की लकी जब निकलती है जब मुंबई का ही एक एनजीओ फाउंडेशन जिसका नाम है हार्मोनी फाउंडेशन, उसको उस लड़की के बारे में पता चलता है। अब इस एनजीओ जिसका नाम है हार्मोनी फाउंडेशन के लोग वसई विराट
पुलिस थाने जाते हैं, वहां की पुलिस की टीम को अपने साथ लेते हैं और भी कई सारे पावरफुल लोगों के साथ मुंबई के ही नायगांव में पहुंच जाते हैं एक मकान के अंदर। और वहां जाकर वाकई में देखते हैं कि वो बच्ची वहां पर थी और उस बच्ची के साथ में और भी कई सारी लड़कियां थी जिनकी मजबूरी का फायदा लोग इसी ही अंदाज में उठा रहे थे। बच्ची को वहां से रेस्क्यू करने के बाद दूसरे एनजीओ को सौंप दिया जाता है और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, रूबी नाम की वो औरत अपने पति मोहम्मद खालिद के साथ और साथ में एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम था अब्दुल बापारी, ये तीनों लोग मिलकर उस लड़की को बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इंडिया में लेकर आते हैं और उस लड़की को बेचना चाहते थे, उसको प्रोस्टिट्यूशन के गंदे धंधे में धकेलना चाहते थे। लेकिन भला हो हारमोनी फाउंडेशन का कि उनको उस बच्ची के बारे में पता चला और उन लोगों ने वसई विरार की पुलिस के साथ मिलकर नाई गांव के एक मकान में जाकर उस बच्ची को बचा लिया। अब दोस्तों, इस तरह के लोगों के बारे में जो इस तरह से लड़कियों को धकेलना चाहते हैं प्रोस्टिट्यूशन में और भीख के धंधे में, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।